हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड एकेडमी। और जैसा कि हमारा बैच चल रहा है 12th रेगुलर ह्यूमैनिटीज का, पॉलिटिकल साइंस का, कल हमने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो कि हमारी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो बुक है, उसका स्टार्टिंग की थी डिस्कशन। लेक्चर 1 हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से सोवियत सिस्टम जो चल रहा था उसका लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक तरीके से बगावत करना शुरू कर दी, एक तरीके से रिबेल करना शुरू कर दिया, जिसकी स्टार्टिंग हमने देखी थी फॉल ऑफ बर्लिन वॉल से शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो सिस्टम बरसों से चला आ रहा था, जब लोगों ने ये देखा कि इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कोई भी, इसमें जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑथोरिटेरियन हो चुकी है, लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है कर्टेल करना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्होंने लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया दैट वी हैव टू समहाउ अबंडन दिस सिस्टम। तब क्या होता है, एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बनते हैं नए, जिनका नाम होता है मिकाइल गॉर्बाचेव, जो 1985 में जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। और वो इन चीजों को आइडेंटिफाई करके एक चेंज लाने की कोशिश करते हैं। और वो दो सिस्टम लाते हैं, दैट इज पेरेस्ट्रोइका, जो रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करते हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम में, और दूसरा लाते हैं वो ग्लासनोस्ट, दैट इज ओपननेस इन द सिस्टम, दैट इज ट्रांसपेरेंसी आए किसी तरीके से सिस्टम में। जब वो ये सिस्टम दोनों चीजें सिस्टम में लाके बदलाव करना शुरू करते हैं, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स होते हैं वो मिकाइल गॉर्बाचेव के अगेंस्ट जाना शुरू कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट एक कू हो जाता है 1991 के अगस्त। उससे क्या होता है, उस कू की वजह से जो है वो टूटने वाली होती है कम्युनिस्ट पार्टी। तभी एक हीरो इमर्ज होते हैं उस कू को कंट्रोल करने के लिए, या उस रिवॉल्यूशन को या उस बगावत को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। उनका नाम होता है बोरिस येल्टसिन। क्या नाम होता है बच्चों? बोरिस येल्टसिन। ठीक है, ये जो है वो क्या करते हैं, उस कू को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से कि भाई ये पार्टी जो है वो नहीं टूटनी चाहिए। ओके, बट ही ऑल्सो आइडेंटिफाई कि अब एक बार लोगों ने जो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर एक फ्रीडम जो है वो चूज कर ली है, या फ्रीडम जो है टेस्ट कर ली है, ट्रांसपेरेंसी को वर्क करते हुए देख लिया है सिस्टम में, तो क्या है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूं, क्या करूं कि मैं किसी को ये कहूं कि क्लास में खड़े होके मैं टेस्ट देने वाला हूं, और उस टेस्ट को इतना इजी रखूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रख दूं, सब्जेक्टिव के अलावा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रख दूं, और आप फौरन क्या करो, जैसे ही आप ऑप्शन देखो उसे करेक्ट करते चले जाओ। ऑन द अदर डे मैं आता हूं, और उसी जो टेस्ट पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हटा के मैं क्या रख दूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रख दूं बड़े बड़े, और आपसे ये कहूं इसके आंसर्स लिखो। तो जो आंसर को रिकॉल करना होता है एमसीक्यू के ऑप्शंस देख के, वो इजी होता है एज कंपेयर टू कि सब्जेक्टिव में आंसर लिखना। अब क्या होगा, आप लोग एक बार उस चीज को टेस्ट कर चुके हैं जो ऑब्जेक्टिव में होने वाली थी, आप कहोगे कि सर ऑब्जेक्टिव पेपर ही दो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही दो, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, हम लोग कुछ भी याद नहीं करेंगे, हमें बस ऑप्शन मिलने चाहिए, ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे, है ना, और आसपास के स्टूडेंट से भी पूछना आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक बार जब आप चीजों को क्या कर लेते हैं, नई चीजों को आप टेस्ट कर लेते हैं, तो आप पुरानी चीजों को वापस नहीं अडॉप्ट करना चाहते। तो मिकाइल गॉर्बाचेव की जो रिफॉर्म्स थे, उन्होंने लोगों को एक फ्रीडम टेस्ट करा दी, उन्होंने लोगों को ओपननेस ट्रांसपेरेंसी का क्या दिखा दिया, एक ख्वाब दिखा दिया, अब लोग वापस नहीं जा सकते थे। ऑल्दो बोरिस येल्टसिन ने जो विद इन द पार्टी एक रिवॉल्यूशन हो रहा था उसे तो कंट्रोल किया, बट ही आल्सो एडमिटेड कि मैं डिसइंटीग्रेशन को किसी भी तरीके से नहीं रोक पाऊंगा, ये इनएविटेबल हो चुका है। ठीक है, कि मैं ये चाहूं कि मैं डिसइंटीग्रेशन रोक लूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बस मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, पार्टी को टूटने से बचा सकता हूं, पार्टी पे कंट्रोल कर सकता हूं। तो यूएसएसआर जो है, ठीक है, उसमें कुछ कंट्रीज थी जो थी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट, और कुछ कंट्रीज थी जो बनी हमारी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
CIS, ठीक है, इनको बोलते हैं CIS। ये वाली जो कंट्रीज थी ये नहीं चाह रही थी कि हम लोग जो है वो क्या जाए, रशिया से अलग जाए या यूएसएसआर से अलग जाए, बट ये वाली जो कंट्रीज थी इनको नेशनलिज्म का चस्का लग गया, इनको ऑटोनॉमी का चस्का लग गया। तो ये लोग ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो हम लोग रशिया के साथ अब नहीं रह सकते, यूएसएसआर का हम पार्ट बन के नहीं रहेंगे, हम तो अपनी एक अलग कंट्री चाहेंगे, ठीक है ना। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट तीन कंट्रीज जो है दैट इज बेलारूस, यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है, क्या करते हैं, सोवियत यूनियन जो है उसको डिसबैंड कर देते हैं। डिसबैंड मतलब कि अब ये यूनियन जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, इस यूनियन का जो है वो खात्मा हो चुका है, इट हैज कम टू एन एंड। ओके, जब यूनियन कम एंड हो गया दैट मींस कोई भी एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड पावर नहीं रहेगी जो दूसरे लोगों पे कंट्रोल दिखाएगी या दूसरे लोगों को अपने जबरदस्ती के फैसले जो है वो क्या करेगी, मनवाएगी। तो यहां से जो है वो दिसंबर 1991 में येल्टसिन ने ये डिस्कस किया दैट यूएसएसआर इज डिसबैंडेड। ओके, दैट मींस यूएसएसआर का खात्मा हो गया। ऑब्वियसली जब यूएसएसआर का खात्मा होगा, एक यूनियन खुद में अपने आप में गिर गया, तो उसको जो चला रहा था, ठीक है, जो चला रहा था दैट इज यू कम्युनिस्ट पार्टी, दैट वाज आल्सो बैन, दैट वाज आल्सो डिसॉल्व्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये पार्टी अब इनको कंट्रोल नहीं करेगी जो पहले कंट्रोल करते थे। अब जब ऑब्वियसली ये चीज बैन हो गई तो कोई ना कोई एक नई चीज आएगी, है ना। नई चीज क्या आएगी, जब सोशलिस्ट सिस्टम गिरेगा तो ऑब्वियसली उसका अपोजिट सिस्टम कौन सा है, कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। और एक तरीके से जब ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट चल रही थी तो उसके अपोजिट वाली गवर्नमेंट आएगी, तो क्या आएगा, डेमोक्रेसी आएगी। तो दो चीजें नहीं आती है, फर्स्ट आती है कैपिटलिज्म एंड द डेमोक्रेसी, ठीक है, समझ में आया। लड़ाई किस बात की थी कि ये सोशलिस्ट सिस्टम खराब हो चुका है, हमें नया सिस्टम लाना है। नया सिस्टम क्या लोगों ने बेटर समझा, कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी क्या लड़ाई थी, पॉलिटिकल जो लड़ाई थी वो ये थी कि आपने जो है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन बना दिया है, लोगों की फ्रीडम छीन ली है, तो अब लोगों की फ्रीडम वापस मिलनी चाहिए। दैट मीन्स जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है इट हैज टू गो। तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जब खत्म होगी तो क्या आएगा, डेमोक्रेसी आएगी। तो वही चीजें जो है लोगों ने अडॉप्ट की फाइनली। ओके, आफ्टर द disband of United Union of Soviet Socialist Republic, that is USSR, ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बताया आपको दो तरीके के नेशंस थे, एक थे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट और एक थे कॉमनवेल्थ स्टेट्स, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या था, एक तरीके से चीजें बदली, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS, ठीक है। तो दो चीजें बनती है, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो थे वो नहीं चाह रहे थे कि रशिया से हम लोग अलग हो, they wanted to be a part of USSR, but Commonwealth of Independent States जो है वो they were not willing to be a part of USSR, ठीक है। Now इनको क्या हुआ, यूक्रेन बेलारूस इन सबको ऑल्दो इंडिपेंडेंस, रशिया इनको इंडिपेंडेंस मिल गई, बट दे वर इंडक्टेड, ठीक है, दे वर इंडक्टेड टू बी फ्रेंड्स ऑफ रशिया। तो उनको बोल दिया गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दैट इज CIS। लाइकवाइज जैसे आपको पता है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स भी चल रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम दैट इज इंग्लैंड, दैट इज ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, उसने दुनिया के बहुत से मुल्कों पर राज किया है, वी ऑल नो अबाउट इट। जैसे जैसे उन्होंने उन मुल्कों को आजादी दी, ठीक है, तो उन्होंने क्या बना रखा है, उन्होंने भी कॉमनवेल्थ ग्रुप बना रखा है, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशंस का एक ग्रुप है जो वो कंट्रीज है जो आज भी क्या करती है अपनी सॉवरेनिटी, नॉट इंडिया, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसकी सॉवरेनिटी आज भी जो है कहाँ है, ब्रिटेन के पास है। तो कॉमनवेल्थ नेशंस जो है वो पार्ट बन गए
ब्रिटेन का। सिमिलरली कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स पास बन गया, पार्ट बन गया जो पहले की सोवियत यूनियन थी उसका, ठीक है। ऑल्दो दिस यूनियन हैज बीन डिसबैंडेड, ठीक है, और इसका सक्सेसर बनाया है रशिया को, बट स्टिल उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारी यूनियन जो है वो क्या हो गई, टूट गई है, हमें ऑटोनॉमी मिल गई है, हम इंडिपेंडेंट हो गए, बट we are going to represent ourselves as a group in front of whole of the world and we will be known by the name as Commonwealth of Independent States, ठीक है। रशिया को मिल गई सारी ज्यादातर चीजें यूएसएसआर की, ठीक है। इट वाज सक्सीडेड बाय रशिया। क्या सक्सीड हुआ, सक्सेशन में रशिया को क्या मिला, जैसे आपको पता है यूनाइटेड नेशंस में 5 जो है वो क्या है, परमानेंट मेंबर्स है जिनके पास वेटो पावर रहती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स है जिनके पास वेटो पावर रहती है। अर्लियर वो किसके पास था, वो पावर यूएसएसआर के पास थे, लेकिन उसका सक्सेशन हुआ, रशिया को वो पावर मिल गई। जितनी भी ट्रीटीज यूएसएसआर के नाम पे होती थी वो सारी ट्रीटीज जो है वो अब कौन करने लगा, रशिया करने लगा। इसीलिए जब आप देखोगे मैप में तो रशिया बहुत बड़ा नजर आता है ना। ऑल्दो 15 कंट्रीज थी यूएसएसआर में, ठीक है, सोवियत यूनियन में कितनी थी, 15 थी। टूटने के बाद सबसे बड़ा रशिया ही रह जाता है, ठीक है। 15 कंट्रीज बहुत सारी ऐसी, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, है ना, ये सब दे वर द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी स्पेस है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स थे, वो सब क्या है, वो साइन होते हैं यूएस के साथ। दैट वाज साइंड बाय, ऑल द एग्रीमेंट्स वर साइंड बाय रशिया इन द नेम ऑफ यूएसएसआर, कि भाई अब यूएसएसआर का जो भी कुछ है वो मेरा है, दैट इज रशिया का है। तो रशिया ही सारी चीजें क्या कर रहा है, वहां पे रोल प्ले कर रहा है, दैट वी आर गोइंग टू बी द मेजर कंट्री हु आर गोइंग टू अपहोल्ड व्हाट यूएसएसआर यूज्ड टू डू, ओके। तो एक क्विक रिवीजन कि किस तरीके से सारी चीजें होती है। क्विक रिवीजन में सबसे पहली चीज आप देखोगे 1985 में गोर्बाचेव जो है जनरल सेक्रेटरी बनते हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के, और वो जो है वो रिफॉर्म्स लाते हैं, दैट इज पेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। उनके जो रिफॉर्म्स है वो क्या है, लोगों को क्या कर देते हैं, एक तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग ले आ देते हैं, एक तरीके से लोगों में वो फीलिंग ला देते हैं कि लोग जो है वो वापस फिर से अपने सिस्टम में वापस नहीं जाना चाहते हैं, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का सिस्टम चल रहा होता है, कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। और इसी की वजह से लिथुआनिया, एस्टोनिया और लैटविया, इनमें क्या होता है, एक तरीके से क्या आ जाती है, फीलिंग आ जाती है कि हम जो है वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, और वो खुद को क्या करने लगते हैं, दे स्टार्टेड टू डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है। यहां से एक बार इंडिपेंडेंट कंट्रीज का शुरुआत होता है, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स है वो गॉर्बाचेव के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। उस रिवोल्ट को येल्त्सिन जो है वो समहाउ जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया। बट ही आल्सो एडमिट दैट कि मैं किसी भी तरीके से इन सारी चीजों को अब नहीं रोक पाऊंगा, डिसइंटीग्रेशन को नहीं रोक पाऊंगा। और फाइनली रशिया, बेलारूस, यूक्रेन जो है वो क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना के रशिया जो है वो सारी चीजें अपने हाथ में रख लेता है, और सोवियत यूनियन जो है वो खत्म हो जाता है दिसंबर 1991। दिस इज हाउ यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड, ओके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एक सिस्टम जो 1917 से चल रहा है वो कैसे 1991 आते आते टूट गया, कुछ ना कुछ तो खामियां हुई होंगी, है ना। तो व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, क्यों हुआ ऐसा। तो देखो पहली चीज क्या थी, इसका मतलब पता है आपको, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इसका मतलब ये होता है कि मैं रिफॉर्म्स लाना चाह रहा हूं इकोनॉमी में, कंटिन्यूअसली मैं कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स ला रहा हूं, बट एक वक्त ऐसा आया कि मैंने शुरुआत करी, मेरी इकोनॉमी ऐसे बढ़ी, बट मैं अब कुछ भी रिफॉर्म्स ला रहा हूं, मेरी इकोनॉमी नहीं बढ़ पा रही, ठीक है। लाइकवाइज जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेहनत करी तो 65% आए, और मेहनत करी तो 75% आए, और मेहनत करी तो 85% आए, और मेहनत करी तो 90% आए, और मेहनत करी तो 91% आए, बस। और मेहनत कर रहा हूं, अब मैं 91 से आगे नहीं बढ़, किसी भी हाल में मैं 91 से आगे नहीं बढ़ पा, कोशिश कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। यहाँ मैं कहूंगा मेरी जो मेहनत है वो स्टैग्नेट हो गई है,
ठीक है, स्टैग्नेशन आ गया। ऐसा नहीं है कि मैं चेंजेस नहीं करना चाह रहा, आई वॉन्ट टू, ठीक है, बट मेरी जो कैपेसिटी है, मैं बियॉन्ड दैट कैपेसिटी नहीं जा सकता, ठीक है, जितनी मेरी समझ है मैं उस समझ से आगे नहीं जा सकता, तो मैं वहां पे आके रुक गया। इसी तरीके से सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो अपना बेस्ट दे रहा है, बट स्टिल सोशलिस्ट सिस्टम की कुछ ना कुछ क्या है, अपनी लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस की वजह से ये क्या आ गया, स्टैग्नेशन आ गया। ठीक है, स्टैग्नेशन क्यों आया, उसकी वजह ये थी कि जो मिलिट्री थी उस पर आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, जो भी आपके पास जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, मनी जनरेट हो रहा है, वो आप कर दे रहे हो कि भाई मुझे अमेरिका से कंपैरिजन करना है वॉरफेयर में, आर्म्स में, मुझे क्या करना है, सारे के सारे वेपन्स बनाने। जब आप वेपन्स बनाओगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, इसमें आप खर्चा नहीं करोगे, जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो इंसान को चाहिए उसमें आप खर्चा ही नहीं करोगे। जब खर्चा नहीं करोगे तो लोग परेशान होंगे, लोग कहेंगे कि इकोनॉमी को क्या हो रहा है। ठीक है, तो मिलिट्री वॉज ओवरबर्डन कि भाई हम ये सारे आर्सेनल्स बना ले, आर्म्स बना ले, ये सारी चीजें बना ले। ठीक है, दूसरा क्या था, देखो जब रशिया सॉरी जर्मनी में बर्लिन वॉल टूटती है तो लोग ये देखते हैं जो वेस्टर्न जर्मनी है, वेस्ट जर्मनी है, उसके लोग बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जी रहे हैं, बहुत खुशहाली है वहां पे, हैप्पीनेस है, लोग किसी भी चीज की कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें जितना कैपेबिलिटी है वो उतना कमा रहा है। ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपए महीने ही मिलेगी, भाई मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। ठीक है, तो पीपल वर फार मोर हैप्पियर, ठीक है, एज कंपेयर टू द पीपल ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमीज और ईस्टर्न कंट्रीज, दोज वर विद द यूएसएसआर। तो वेस्टर्न कंपैरिजन जब किया लोगों ने तो उन्होंने ये देखा कि भाई हमारे साथ तो धोखा हो रहा है, ये सिस्टम हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमें सब्सिडी सब्सिडी पे सब्सिडी दिए जा रहा है, बट हमें इतना काबिल नहीं बना रहा कि हम खुद कमा के बेटर जो है वो फैसिलिटीज अवेल कर सके। ओके, तो दिस इज हाउ पीपल वर बिकमिंग अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि भाई हमारे साथ कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सिस्टम जो है वो किसी तरीके से हमारा करप्ट हो गया। नाउ वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम को फुल स्टॉप लगाओ, कुछ और चीज पे ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो 10th क्लास तक अपने आप पढ़ाई करता है, बट फॉर सम हाउ उसे लगता है कि भाई 11th 12th की पढ़ाई मुझसे नहीं हो पाएगी, कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। क्यों करता है, क्योंकि उसकी एक अपनी जो भी कैपेबिलिटीज थी, अपनी एबिलिटीज थी, उसकी एक लिमिट थी, वहां तक वो रीच कर चुका था। नाउ उसको अगर आगे पुश करना है तो ही नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, और वो हेल्प करने के लिए वो कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। और कोचिंग वाले जब उसको आगे से सप्लीमेंट्स देते हैं, कोई चीज देते हैं, तो उसकी जो स्टेग्नेशन आया हुआ होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, वो फिर से ग्रो करना शुरू कर देता है। दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। ओके, दिस इज हाउ द थिंग्स इन द वर्ल्ड आल्सो वर्क्स। ठीक है, नाउ apart from all those things, first is economic stagnation, western comparison as well as military overburden, उसके अलावा आपने देखा ही था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डीके। भाई एक ही पार्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रखी, फ्रीडम पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव डीके दैट मींस कि कोई भी जो अथॉरिटी है जो एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ यूएसएसआर, रादर देन दे वर डूइंग देयर ओन वर्क विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कि भाई हमने डिसीजन ले लिया, दैट इज ओके। तो इस वजह से भी क्या था, डिसइंटीग्रेशन जो है वो क्या हो रहा था, डिसइंटीग्रेशन जो है वो क्या कर रहा था, फास्टली मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कि आप किसी तरीके से भी डिसइंटीग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बेचारा आया गॉर्बाचेव, ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ये हुआ, देखो कि भाई इसने प्रॉमिस किया कि मैं जो सिस्टम को चेंज करूंगा, बट कुछ लोगों ने ये कहा कि जो बहुत ज्यादा जल्दी फ्रीडम चाहते थे, बहुत ज्यादा जल्दी इंडिपेंडेंस चाहते थे, उन्होंने ये कहा कि गॉर्बाचेव साहब तो बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, अगर ये इसी तरीके से मूव करते रहेंगे तो पता नहीं हमें कब जाके आजादी मिलेगी, कब जाके हमें ऑटोनॉमी मिलेगी, अपने आप को रूल कर पाएंगे, रशिया के जो ये सारे सबऑर्डिनेशन है उससे बाहर आ पाएंगे। तो कुछ लोगों को ये लगे कि गॉर्बाचेव की जो रिफॉर्म्स है दे आर गोइंग वेरी स्लो इन नेचर। ठीक है, जो प्रोमिसेस है, ओके, दे आर गोइंग वेरी स्लो। ठीक है, बट
दूसरी तरफ लोगों को ये लगा कि भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी के लॉयलिस्ट थे उन्हें ये लगा कि यार ये गोर्बाचेव बहुत जल्दी रिफॉर्म्स ले आएगा, तो इस तरीके से सिस्टम ही चेंज हो जाएगा पूरा। तो दोनों तरफ से क्या हो गया, एक पैराडॉक्स आ गया। Some were thinking he is going too fast, and the party hardliners, they were thinking that Gorbachev is sorry, party hardliners were thinking that Gorbachev is moving too fast, and the people were thinking that Gorbachev is moving too slow. तो इनके जो रिफॉर्म्स थे वो दोनों तरफ से जो है लोगों को क्या कर दिया इन्होंने, एक तरीके से चिंगारी भड़का। ठीक है, जिसको जल्दी आजादी चाहिए उसे लगने लगा अरे यार इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, इन्हें हटाओ। और जिन्हें ये लग रहा था कि ये बहुत तेज चल रहा है उन्हें लगा कि यार ये तो सब खत्म कर देगा, इससे हटाओ। ठीक है, तो इस तरीके से गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ने भी क्या किया, जो एक प्रोसेस चल रहा था, हो सकता है बहुत दिन बाद जाके वो चीज खत्म होती, जो 1917 से चली आ रही थी, हो सकता है वो बहुत दिन बाद खत्म होती, 1991 की भी बियॉन्ड चली जाती, बट गोर्बाचेव ने उनको क्या कर दिया, एक स्मूथ लाइन कर दिया। ठीक है, कि भाई जल्दी हो जाएगी अब चीजें। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो भाई एक बार जब आपके पास नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाए, जैसा मैंने बताया था कि कल्चरल डिफरेंसेस जब आने लगते हैं, वंस यू हैव स्मेल्ड दैट थिंग, भाई एक बार आपको पता चल गया कि मैं जो हूँ लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगा के, अपने कल्चर के बारे में फीलिंग्स जगा के इतना पावरफुल कर सकता हूँ लोगों को कि वो किसी भी ताकत से लड़ने को तैयार हो जाएंगे जस्ट फॉर देयर नेशनलिज्म एंड टू गेन द फ्रीडम। ठीक है, तो ये चीज वापस नहीं जाती, दिस इज इरिवर्सिबल। समझ रहे, इंडिया में ब्रिटिशर्स 1757 से राज कर रहे थे। देखो आ तो वो पहले ही गए थे, बहुत पहले से आ गए थे, बट एक्चुअली में जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि 1757 से उन्होंने पूरा अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद से। 1757 से लेके जब तक गांधी जी नहीं आ गए, ये वाली फीलिंग बहुत कम इंडियंस में जाग पाई। जब जागी, जब गांधी जी ने ये फीलिंग जगा दी कि भाई यू आर इंडियन फर्स्ट, मराठी गुजराती हिंदू मुसलमान ये सब बाद में हो, यू आर फर्स्ट इंडियंस, दैट इज आप नेशनलिज्म की फीलिंग जगा। ठीक है, लोग जो है उसके लिए मारा तोड़ी करने में तैयार हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली गांधी जी ने नॉन वायलेंस के थ्रू ये किया था क्योंकि उनको पता था ब्रिटिशर्स जो है वो क्या करेंगे, अगर हम वायलेंस करेंगे तो 100 टाइम्स ज्यादा वायलेंस ब्रिटिशर्स करके हमें सप्रेस कर देंगे, तो उन्होंने नॉन वायलेंस के थ्रू किया। बट इन कंट्रीज में भी क्या हुआ, इसी तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और क्या होता है फिर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में इतनी नहीं थी। ठीक है, तो हमें क्या है, ऐसे स्टेट्स मिलते हैं लाइक यूक्रेन जॉर्जिया बाल्टिक स्टेट्स, इनमें जो है वो ये फीलिंग्स बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, कैसे आई ये ऐसे आई, देखो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, ठीक है, उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिला करता था, हर चीज उन्हीं के पास है। ठीक है, अब जो दूसरी कंट्रीज थी जो पार्ट थी यूएसएसआर का, उन्हें ये लगता था कि यार हमें ट्रीटमेंट जो है वो स्टेप ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, एक स्टेप ट्रीटमेंट मतलब का है, स्टेप ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि सौतेला व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, although we are also a part of the family of USSR, but still we are paying so much of taxes, but in return we are not getting anything as compared to centrally administered states or central Asian countries। ठीक है, तो ये सारी चीजें लोगों में एक तरीके से फीलिंग जगा रही थी that we are not going to pay, okay, for the development of the central Asian states we are not going to pay that much of taxes, that much of money, क्योंकि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। तो ये जो है वो चीजें उनको क्या कर रही है, वो तोड़ रही है, किससे, जो यूएसएसआर है उससे, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो अनइक्वल मनी जो है वो इन्फ्यूज कर रहा है सेंट्रल एशियन में, और जो अलग कंट्रीज है जैसे जो बाकी जो कंट्रीज है, लिथुनिया हुआ, एस्टोविया हुआ, इन सब चीजों में। ठीक है, सो अब यूएसएसआर टूट चुका, बहुत सारे हमने उसके कॉजेस देख लिए। What will be the consequences of disintegration of USSR? पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जैसे मैंने बताया आपको शुरुआत में ही बता दिया था, वर्ल्ड क्या था, वर्ल्ड था बाइपोलर। ठीक है, एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था हमारा यूएसएसआर। ठीक है, तो पहली चीज क्या हुई, जैसे ही ये खत्म हुआ क्या बच जाता है,
देयर इज ओनली वन कंट्री, ठीक है, देयर इज ओनली वन कंट्री दैट हैज बीन लेफ्ट नाउ, उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। दैट मींस इनके बीच में जो वॉर चल रही थी, जिसको मैंने आपको इनिशियली बताया था, कोल्ड वॉर, ठीक है, आमने सामने बैटलफील्ड में नहीं लड़ते हैं, बट एक प्रॉक्सी स्टेट बना के लड़ते रहते हैं, उसको फंडिंग करते रहते हैं दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचाने के। जैसे यूएसए करता था किसको सपोर्ट, यूएसए अफगानिस्तान को सपोर्ट करता था जिससे वो रशिया को नुकसान पहुंचा सके। सिमिलरली रशिया ने जो है वो अदर कंट्रीज चूज कर रखी थी जिससे कि वो यूएसए को नुकसान पहुंचा सके। तो दिस कोल्ड वॉर हैज कम टू एन एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। वंस यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, कोल्ड वॉर कैन टू कम टू एन एंड, ठीक है। अब तो कोई पावर ही नहीं है जो यूएसए से लड़ेगी, ठीक है। दूसरा, शिफ्ट इन पावर, भाई यूएसएसआर खत्म हुआ, पूरी पावर किसके पास जाएगी, पूरी की पूरी पावर चली गई यूएसए के पास, सबको यूएसए की माननी पड़ेगी, ठीक है, सबको यूएसए की माननी पड़ेगी। कैसे माननी पड़ेगी, ऐसे माननी पड़ेगी क्योंकि जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जो रीस्ट्रक्चरिंग में काम करने वाले हैं, किसके, उन कंट्रीज के जो अभी अभी किससे, रशिया से आजाद, यूएसएसआर से अलग हुए हैं, प्लस जो और भी ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंस अपनी हासिल की है, उनको जो रीस्ट्रक्चरिंग करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से पैसा मिलने वाला है, all those institutions are based in America and they are going to fund only those states who are going to obey the powers of United States of America, ठीक है। इसलिए क्या है, पूरी की पूरी पावर शिफ्ट हो गई अमेरिका के पास। यहां पे आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, आईएमएफ जिसको बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक, यहां से फंडिंग मिलेगी भाई। और ये सब किसकी मानेंगे, ये सब मानेंगे यूएसए की, ठीक है। जो यूएसए की मानेगा उसको यहाँ से फंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए यूएसए जो है वो सुप्रीम पावर बनके इमर्ज होता है। अच्छा, ऐसा नहीं था कि यूएसए इमर्ज हो गया तो और कंट्रीज जो है वो हाथ पे हाथ रखी बैठ रही कि हाँ भाई अब तो यूएसए की मानती है सब, है ना। वहां से एक नई कंट्री इमर्ज होती है जब उसने ये देखा कि हम जो है सिर्फ यूएसए पे तो डिपेंड नहीं रह सकते भाई, ऐसा होगा तो कल को यूएसए हम पे आके राज करने लगेगा, सारी चीजों के लिए हम यूएसए के दरवाजे पे जाएंगे, भीख मांगेंगे यूएसए से, कल को आके यूएसए हम पे राज करना शुरू कर देगा। तो ऐसे रिजल्ट और कंट्रीज इमर्ज हुई और उसमें एक था हमारा नेबरिंग कंट्री दैट वाज चाइना, ठीक है। चाइना का इमरजेंस हुआ, फिर लोगों ने इमरजेंस किया जो यूरोपियन यूनियन थी उसका, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ अमेरिका के पास जाना ठीक नहीं है, हम कंट्रीज ऑल्दो इतने मालदार नहीं है बट लेट अस मेक यूनियन विद इन आवरसेल्व्स, जिससे कि क्या हो, हम आपस में ही अपने मुद्दों को सॉल्व कर लें। पैसे की जरूरत है तो कभी कोई हमें दे दे, कभी कोई हमें दे दे, कभी हम किसी को दे दे, कभी कोई हमें दे दे, है ना। टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हो सकता है हमारे पास अच्छी हो और दूसरी टेक्नोलॉजी किसी दूसरी कंट्री के पास अच्छी हो, तो लेट अस एक्सचेंज द टेक्नोलॉजी आल्सो। तो यूनियंस बनना शुरू हुई, ईयू बनी, ठीक है, और हमारी सार्क बनना बनी, और भी सारी यूनियंस जो है वो बनी, ठीक है ना, जिससे कि हम क्या कर सके, यूएसए को काउंटर कर सके, यूएसए के हेजेमनी को काउंटर कर सके कि यूएसए इतना आगे ना बढ़ जाए कि हम लोग जो है वो हमेशा यूएसए से भीख मांगने पे मजबूर हो जाए या यूएसए की हर बात जो है वो मानने पर मजबूर हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो है वो काउंटर मेजर्स थे जो हमने किए, किसके बाद, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे डिसइंटीग्रेशन की, पहली चीज हो गई, ठीक है। अब ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है चीज कि पूरे वर्ल्ड में क्या चीजें कॉन्सिक्वेंसेस कैसे देखे जा रहे हैं। व्हाट वाज हैपनिंग इन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया में क्या हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि आप हमेशा एक पैम्पर्ड बेबी रहे, ठीक है, पैम्पर्ड बेबी मतलब हमेशा आपके माँ बापों ने आपका ख्याल रखा है, आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो खाना टेबल पर आ रहा है, गिलास का पानी का गिलास आ रहा है आपकी टेबल पर, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है ना। सडनली आपको एक क्या होता है, एक मन में इच्छा जाती है, ख्वाहिश होती है कि नहीं भाई मुझे तो इंडिपेंडेंट रहना है, और नाउ आई एम ए ग्रोन अप चाइल्ड, मैं मैच्योर हो चुका हूँ, आई हार्डली नीड माय पेरेंट्स, ठीक है, टू सपोर्ट मी,
and I have to go abroad or I have to settle somewhere else and I don't want to live anymore with my family and I am that much grown. आप क्या करते हो? घर से शिफ्ट हो जाते हो. You take shifting from the home. Now consider the fact that you have always been dependent on your parents throughout your life, but now you have to do each and everything by yourself. आपको कितनी परेशानी होती है ना? पता चला आपको तो ये भी नहीं पता कि भाई आलू कितने के मिलते हैं, प्याज कितने की मिलती है, खाना बनाना हो दूर, है ना, कि भाई गैस कैसे जलाते हैं, कैसे नहीं जलाते हैं, बिकॉज यू हैवंट डन ऑल दीज थिंग्स थ्रू आउट योर लाइफ. तो सिमिलरली यही फेट जो है वो कैसी किस लोगों की होती है? उन लोगों की होती है जो बहुत दिन से कैपिटलिज्म प्राइवेट ओनरशिप चिल्ला रहे होते हैं, है ना. जब उनको प्राइवेट ओनरशिप दी जाती है तो एकदम से उनको क्या लगता है? शॉक लगता है. शॉक क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है अभी तक सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है प्राइवेट ओनरशिप लो, चलाओ इंडस्ट्रीज. भाई मुझे इंडस्ट्री चलानी ही नहीं आती तो मैं चलाऊंगा कैसे? मैंने जिंदगी भर इंडस्ट्री चलाई नहीं है तो मैं चलाऊंगा कैसे? मुझे तो मशीन भी ऑन करना नहीं आती. तो इसी को हमने क्या बोला है? शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी क्यों बोला है? जब ये ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, ट्रांजिशन हुआ किससे? ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक से कैपिटलिज्म की तरफ. ठीक है, कैपिटलिज्म की तरफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा पैसा हमसे ले लेना, काम तुम्हें करना है. लोगों ने कहा हाँ ठीक है, लोन दे दो मुझे, खूब सारा लोन दे दो, मैं चुका दूंगा, मैं तो इंडस्ट्री चलाऊंगा, प्राइवेट ओनरशिप होगी. ठीक है भाई, आईएमएफ ने कहा लो इतने परसेंट रेट पे इंटरेस्ट ले लो, वर्ल्ड बैंक ने कहा ले लो इतने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, लोन ले लो, सब ले आए. जब यहाँ पे आके इंडस्ट्री चलाने की बात आई, कोलैप्स कर गए. कोलैप्स कर गए फौरन, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत पुरानी थी, जिनको सरकार चला रही थी. सोशलिज्म के जमाने में स्टेट चला रही थी, गवर्नमेंट चला रही थी. जैसे वो प्राइवेट लोगों के हाथ में आई, पूरे की पूरी इंडस्ट्रीज कोलैप्स करना शुरू. ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट शॉक दैट हिट द पीपल. ओके, नाउ अब ऑब्वियसली जब आप कैपिटलिज्म की तरफ मूव करोगे, कैपिटलिज्म की तरफ मूव करोगे तो आप एक और चीज करोगे, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ढूंढोगे. ठीक है कि भाई ऐसा करो, इनसे फ्री ट्रेड कर लेते हैं. फ्री ट्रेड इन द सेंस कि भाई मेरे पास जो है वो चीनी की कमी है, लेट अस इंपोर्ट शुगर फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री without imposing any kind of tariffs on them, without imposing any kind of taxes on them. शुगर का इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है, बिकॉज आई वाज हैविंग लेस शुगर इन माय कंट्री. ठीक है, सिमिलरली और चीजों का इंपोर्ट कर लिया और कुछ चीजें मैंने अपनी एक्सपोर्ट कर दी जो मेरे पास अच्छी थी, जो या मेरे पास सरप्लस में थी, है ना. तो यहां से फ्री ट्रेड का भी शुरू करना इन्होंने स्टार्टिंग करी. दूसरा क्या किया, जो पहले की सोवियत ब्लॉक के ट्रेड चलती थी लोगों के साथ, जो टाइज थे वो क्या करें, तोड़ दिए और नए टाइज उन्होंने वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम से डायरेक्टली जोड़ लिए. दैट इज कि भाई पहले जो उनके टाइज चलते थे, जैसे भी बातें रही हो कि भाई तुम हमें ये देना तो हम इन रिटर्न तुम्हें वो देंगे, बोले नहीं, द सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट मॉडल, है ना. एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक the old ties that were being prevalent during the time of USSR. Now we are going to have new ties at our new terms. ठीक है, नए टर्म्स के साथ नए टाइज बनाएंगे हम लोग, है ना. करना कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ कैपिटलिज्म की तरह करना है ना. इंडस्ट्री चलानी नहीं आ रही, ठीक है, वेस्टर्न टाई कर ले रहे हैं, इकोनॉमी वेस्टर्न इकोनॉमी वालों से कुछ सीख लेंगे, ठीक है भाई कर लो. फ्री ट्रेड कर ले रहे हैं, कर लो भाई, है ना. जब तुमने सालों से कुछ नहीं चलाया है, ठीक है, 50 साल से कुछ चलाया नहीं, कोई काम नहीं किया है, और आके ये सब करोगे तो तुम्हें शॉक तो लगेगा ही, है ना. पता चला किसी को x - 5 = 0 में x की वैल्यू निकालना नहीं आती और आके एकदम पढ़ना शुरू कर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर. भाई तुम वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना सॉल्व कर लोगे. पहले तो तुम्हें बेसिक इंटीजर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके ना आगे क्वेश्चन करोगे. तो ये सारी चीजें, इसको हम शॉक थेरेपी बोलते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ भाई, अब शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस देखो. शॉक थेरेपी जब लगी लोगों को, ठीक है, तो इकोनॉमी तो खराब हो गई. ठीक है, इकोनॉमी खराब हो गई, जितनी इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई, गैराज की तरह बढ़ गई. जितनी मशीन्स थी गैराजेस में जाके पड़ गई, है ना. 90% ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो क्या हो गया, सेल के लिए हो गया भाई.
कि भाई शुगर केन से जो इथेनॉल बनता है वो वाली इंडस्ट्री खराब हो गई, ठीक है। और क्या हो गया, अरे वो गैस जो निकलती है अडानी निकालते हैं वो भी खराब हो गई। अच्छा भैया, और क्या हो गया, अरे वो वैक्सीनेशन जो बनते थे जहाँ पे इम्यूनाइजेशन के लिए चीजें आती थी वो भी खराब हो गई। तो ये सारी चीजें, जो रेलवे के कोचेस बनते थे वो खराब हो गए, तो सारी चीजें खराब हो गई। तो उसको बोला गया लार्जेस्ट गैराज सेल इन दी हिस्ट्री, ठीक है। एवरीथिंग वाज गोइंग टू कोलैप्स, है ना। क्यों? क्योंकि आपने ये सारे काम नहीं करे थे। तो ठीक है, रूबेल रूबेल जो क्या है करेंसी है रशिया की, कोलैप्स कर गई, ठीक है। इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा जब आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन हो नहीं रहा, क्योंकि आप इतने केपेबल नहीं हो कि प्रोडक्शन कर पाओ, बट कंजम्पशन तो वही है ना, वही आपकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई, कंजम्पशन वही है, आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो भाई क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाए। डिमांड आपकी क्या है, वही है, आप सप्लाई जो है वो दे ही नहीं पा रहे हो, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो खरीदेगा वो चीजें, ठीक है। और कलेक्टिव फार्म सिस्टम सब चीज जो है वो डिस्ट्रॉयड होगी। तो रशिया क्या है, रशिया की जो जीडीपी थी 1989 में, 1999 में उससे भी कम हो गई। वुड यू बिलीव इट? आफ्टर adopting the system of capitalism, the GDP fell below the system of socialism that were prevalent in 1989, ठीक है। आप ये मान के चलो 10 साल में जो बढ़ना था वो 10 साल पीछे जाके भी नीचे है, ठीक है ना। दिस इज हाउ इट हैपेंड, सारी चीजें खराब हो गई, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज माफिया कंट्रोल करने लगे, सोशल सेक्टर जो जिसमें सब्सिडीज मिलती थी सब जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, डिसमेंटल, सारी चीजें खराब होती चली गई, ठीक है। दिस वाज दे वर दी, और यू कैन से दीज वर दी consequences of these were the consequences of shock therapy, okay। now इसके अलावा जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द पोस्ट सोवियत स्पेस। मतलब क्या है पोस्ट सोवियत स्पेस, मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या क्या टेंशंस होते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज हैं यहाँ पे, उनके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे रशिया, चेचेनिया और दागिस्तान जो है वहां पे सेसेशनिस्ट वायलेंस चलता है, ठीक है। सेसेशनिस्ट बोलते हैं अलग होने को, ठीक है, टू हैव सेपरेट कंट्री, सेपरेट रीजन, सेपरेट स्टेट, ठीक है। तो ये क्या है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स चलने लगे रशिया की तरफ, चेचेनिया और दागिस्तान में, ठीक है। मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली जब भी मिलिट्री क्रैकडाउन होगा तो क्या होगा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। फर्स्ट इज चेचेनिया एंड दागिस्तान, जिसमें सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलने लगे। सेसेशन बोलते हैं कि आप टूटना चाह रहे हो, आप दूर होना चाह रहे हो, अपना एक अलग रीजन लेना चाह रहे हो। नाउ ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, चेकोस्लोवाकिया जो है पीसफुली अलग हो जाता है, ठीक है। बट यूगोस्लाविया, ठीक है, वायलेंटली जो है वो क्या होता है, अलग होता है। वहां पे क्या है, इथनिक सर्ब्स है, जो कि क्या होता है, एथनिक सर्ब्स जो है वो बॉस्नियन से अलग होते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वहां पे भी क्या होता है, मास वायलेंस होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मैसेकर हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, तोड़ फोड़ की बातें चल रही। नेक्स्ट सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में क्या होता है, देखो तजाकिस्तान जो है उसमें सिविल वॉर चलता रहता है 2001 तक, ठीक है। किस क्या होता है, नागोर्नो काराबाख और अजरबैजान, ठीक है, इसमें क्या है, अर्मेनियन सेपरेटिज्म चलता है। किस वजह से, कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिवर वाटर्स, ठीक है, इसी की वजह से वहां पे इनस्टेबिलिटी आ जाती है। और क्या है, देखो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज की वजह से सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो क्या हो जाती है, जोन ऑफ कंपटीशन बन जाती है, जहां पे भी हाइड्रोकार्बन होते हैं लाइक पेट्रोलियम, कोल, इनके रिजर्व्स होंगे, उस पे पूरे वर्ल्ड की नजर होती है। क्योंकि भाई आज देख लो आप, अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक क्यों किया, क्योंकि उसके पास रिजर्व्स है पेट्रोलियम के, है ना। तो जो बड़ी कंट्रीज होती है उनकी नजर होती है और वो छोटी कंट्रीज को परेशान करती है, ठीक है। तो दिस वाज द सीन आफ्टर द पोस्ट सोवियत, ठीक है। ये आपका क्या है, एक मैप है, आप देख सकते हो इसमें कंट्रीज जो भी है, ये सारी चीजें जो है चलती थी हमारा रशिया के टाइम पे, ठीक है। ओके, नाउ इंडिया के अच्छे रिलेशन रहे रशिया के साथ हमेशा, ठीक है।
इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विद द रशिया, चाहे वो हमारे कोई भी इशू हो, रशिया हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा जब भी डिफेंस की बात आती है, तो सबसे ज्यादा जो हम डिफेंस में अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं चीजें, वो हम रशिया से ही लेकर आते हैं। जैसे इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, अभी आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे S-400 जो हमारा सिस्टम था, वो हमने कहां से लिया है? वी हैव टेकन दैट सिस्टम फ्रॉम रशिया, और रशिया ने हमें हमेशा से सपोर्ट किया है, चाहे हमारा कोई भी ऐसा इशू रहा हो, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया हैज ऑलवेज डिफेंडेड इंडिया, चाहे वो कश्मीर का इशू रहा हो या एनी अदर इशू रहा हो, ठीक है। इनफैक्ट हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, they are very much popular in Russia as per the NCERT book. I am not saying this, ठीक है, these are not my words. As per the NCERT, जो रशिया है उसमें अमिताभ बच्चन, राज कपूर, ठीक है, इन लोगों के बहुत अच्छे अच्छे क्या है, एक तरीके से फॉलोअर्स रशिया में मिलते हैं, ठीक है। सो रशिया हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद इंडिया एज वेल एज, देखो डिफेंस में रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा रशिया ने साथ दिया है, चाहे हमारे क्रायोजेनिक जो स्पेस इंजन बनते हैं, ठीक है, उसमें भी रशिया जो है इंडिया को क्या करता है, हमेशा से सपोर्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया है, इंडिया ने हमेशा रशिया की किसी से भी वॉर रही हो, इंडिया हैज ऑलवेज टेकन द साइड ऑफ रशिया, ठीक है। लेकिन जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो इंडिया ने जो है वो कोई भी स्टैंड नहीं लिया, आई मीन एक न्यूट्रल स्टैंड लिया, ना ही वो यूक्रेन के साथ था, ना ही वो रशिया के साथ था। रशिया के साथ इसलिए नहीं था क्योंकि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री ऑफ, कहते हैं इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की भूमि है, इंडिया जो है वो गौतम बुद्ध की सरजमी है। Those people were the preachers of non-violence. Those were the people who preached love, affection, है ना। कभी उन्होंने वॉर के जो है वो समर्थन में कुछ नहीं कहा, वॉर के फेवर में कुछ नहीं कहा। तो इसलिए इंडिया ये नहीं चाहता था कि मैं रशिया के साथ खड़े होके इस चीज को सपोर्ट करूं कि रशिया जो है वो वॉर करे किसी स्मॉलर कंट्री पे। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया यूक्रेन के साथ इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि वो अपने इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को खो दे इन द फॉर्म ऑफ रशिया, ठीक है। इसलिए इंडिया ने एक बैलेंस्ड व्यू रखी, ठीक है, न्यूट्रल व्यू रखी। कोई भी आता था मेमोरेंडम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो इंडिया वाले वहां से एब्सटेंट रहते थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इंडिया मेंटेन अपना जो स्टैंड था, उसने न्यूट्रल स्टैंड को मेंटेन करा, ठीक है। सो दिस वाज इट इन दिस चैप्टर। और इसके आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री भी कवर कराऊंगा आपको, तो हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। और हमारा जो बैच है 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सीयूटी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो सीयूटी का 12th क्लास से ही पूछा जाता है, तो आप लोग उस बैच को ज्वाइन करिए। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको फ्लो डायग्राम, सारी चीजें मिलेंगी, एवरीथिंग, एमसीक्यूज एंड ऑल, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट आपको मिलेंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे, तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा उस बैच को। 1 अगस्त से वो बैच शुरू होने वाला है। थैंक यू।